हेलो एवरीवन। फिर मैं हाजिर हूँ लाइव बुक लेके और अब मैं बुक रीड करूंगी। तो आप सब लोग रेडी हैं बुक रीड करने के लिए, सुनने के लिए? तो चलिए, कल मैंने जहाँ तक बंद किया था वहां से मैं फिर स्टार्ट करने जा रही हूँ। कल हमने इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट देख लिया था और इसका थोड़ा सा मैंने आगे तक कर लिया था। मैं उसके आगे पढ़ने जा रही हूँ। वित्तीय स्वप्न की खोज के वित्तीय दुस्वप्न में बदलने की कहानी। मतलब मेहनती लोगों को आम कहानी एक तयशुदा ढर्रे पर चलती है। नव विवाहित खुश और उच्च शिक्षित पति पत्नी किराए के एक सक्रिय अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। तुरंत ही उन्हें लगने लगता है कि वे पैसे बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोग एक अकेले व्यक्ति जितने ही खर्चे में रह सकते हैं। समस्या यह है कि अपार्टमेंट छोटा है। अपने सपनों का मकान खरीदने के लिए पैसे बचाने का निर्णय लेते हैं ताकि उनके बच्चे हो सके। अब उनके पास दो आमदनियां हैं और वे अपने करियर पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसे जैसे उनकी आमदनी बढ़ती है उनके खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, आय व्यय, बैलेंस शीट, संपत्तियां और दायित्व। टैक्स ज्यादातर लोगों का सबसे बड़ा खर्च होता है। कई लोग सोचते हैं कि यह इनकम टैक्स है, लेकिन अधिकतर अमेरिकी लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सामाजिक सुरक्षा टैक्स। कर्मचारी को लगता है कि सामाजिक सुरक्षा टैक्स और मेडिकेयर टैक्स कुल मिलाकर लगभग 7.5% होता है, लेकिन वास्तव में यह 15% होता है, क्योंकि आपके नियोक्ता को भी सामाजिक सुरक्षा टैक्स में अपना हिस्सा मिलाना होता है। सारांश यह है कि यह वह पैसा है जो नियोक्ता आपको नहीं दे सकता। इससे भी बढ़कर आपके वेतन में से जो सामाजिक सुरक्षा टैक्स का पैसा काटा गया है और जो पैसा आपको मिलने से पहले ही सीधे सामाजिक सुरक्षा टैक्स में चला गया, उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना होगा। युवा पति पत्नी की ओर लौटते हैं और उनकी आमदनी बढ़ रही है, इसलिए वे अपने सपनों का मकान खरीदने का निर्णय लेते हैं। एक बार जब वे अपने मकान में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नया टैक्स लगने लगता है, जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहा जाता है। 20 साल पहले आज टैक्स और हकदारी के कार्यक्रम संसार भर में टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि सामाजिक मांगों को ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स या वेट की आवश्यकता है। ज्यादा ऊंची आय ज्यादा ऊंचे ब्रैकेट भय उत्पन्न करती है, क्योंकि आय बढ़ने के साथ टैक्स की दर ज्यादा ऊंची होती जाती है ताकि सामाजिक सेवाओं में पैसा लगाया जा सके, जिसे हकदारी भी कहा जाता है। आज सरकार के सामने गंभीर चुनौतियां हैं, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर जैसे हकदारी कार्यक्रम दिवालियेपन का कगार पर हैं। इनकम स्टेटमेंट, आय व्यय, बैलेंस शीट, संपत्तियां, दायित्व। फिर वे अपने नए घर से मेल खाती नई कार, नया फर्नीचर और नए उपकरण खरीद लेते हैं। अचानक वे जागते हैं और पाते हैं कि उनके दायित्व वाला कॉलम मॉर्गेज और क्रेडिट कार्ड कर्ज से भर चुका है। उनके दायित्व बहुत बढ़ गए हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। बहुत जल्दी ही एक बच्चा हो जाता है और वे पहले से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं। यह प्रक्रिया खुद को दोहराती है। ज्यादा ऊंची आमदनी की जगह से ज्यादा ऊंचे टैक्स लगते हैं, जिसे सबसे ऊंची टैक्स दर में पहुंचना भी कहा जाता है। तभी उन्हें डाक में एक क्रेडिट कार्ड मिलता है। वे उसका इस्तेमाल करते हैं। उस पर वे जितना कर्ज ले सकते हैं उतना ले लेते हैं। कुछ समय बाद एक लोन कंपनी फोन करके कहती है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति यानी उनके मकान का मूल्य बढ़ गया है। चूंकि उनकी कर्ज लेने की पात्रता बहुत अच्छी है, इसलिए कंपनी उनके सामने एकीकृत ऋण का प्रस्ताव रखती है और उन्हें बताती है कि समझदारी इसी में है कि वे ऊंचे ब्याज वाले उपभोक्ता ऋण से पीछा छुड़ा ले और अपने क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुका दे। इसके अलावा वे मकान के कर्ज पर जो ब्याज देंगे उस पर उन्हें टैक्स में छूट मिलेगी। वे मान जाते हैं और ऊंची ब्याज दरों वाले क्रेडिट कार्ड्स का भुगतान कर देते हैं। अब वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। उन्होंने अब अपने उपभोक्ता ऋण को होम मॉर्गेज में बदल लिया है। उनकी किस्तें कम हो जाती हैं, क्योंकि वे अपने कर्ज की अवधि को बढ़ाकर 30 साल कर लेते हैं। यही चतुराई भरा तरीका है। उनका पड़ोसी उन्हें खरीदारी पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई है। वे खुद से वादा करते हैं कि वे बस दूर से देखेंगे, लेकिन फिर भी वे अपना क्रेडिट कार्ड साथ ले जाते हैं ताकि वक्त जरूरत काम आए। मैं इस युवा पति पत्नी से हर समय मिलता रहता हूँ। उनके नाम बदलते रहते हैं, लेकिन पैसे की तंगी वही रहती है। वे मेरी बातें सुनने के लिए मेरे भाषणों में आते हैं। वे मुझसे पूछते हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए? वे यह नहीं समझ पाते कि समस्या दरअसल यह है कि वे अपने पास मौजूद पैसे को कैसे खर्च करने का चयन करते हैं। यह समस्या वित्तीय निरक्षरता के कारण
उत्पन्न हुई है। मैं यहाँ पे 20 साल पहले और आज का फर्क बता दूं। क्रेडिट कार्ड कर्ज, आज 2016 के आंकड़ों के अनुसार अमेरिकी उपभोक्ता क्रेडिट कार्ड का कर्ज सर्वोच्च शिखर पर है, 770 अरब डॉलर। क्या ये सारा बुरा कर्ज है या अच्छा कर्ज है? क्या आप फर्क जानते हैं? ये इसलिए उत्पन्न हुई है क्योंकि वे संपत्ति और दायित्व के फर्क को नहीं समझते। मेरा मानना है कि ज्यादा पैसे से किसी की आर्थिक समस्याएं शायद ही कभी सुलझती हैं। समस्याएं तो समझदारी से सुलझती है। मेरा मित्र कर्ज में फंसे लोगों से बार बार एक ही बात कहता है, अगर तुम्हें लगता है कि तुमने खोद खोद कर खुद को गड्ढे में फंसा लिया है तो खोदना बंद कर दो। बचपन में मेरे डैडी अक्सर हमसे कहते थे कि जापानी 3 शक्तियों को महत्वपूर्ण मानते थे, तलवार की शक्ति, रत्न की शक्ति और दर्पण की शक्ति। तलवार हथियारों की शक्ति का प्रतीक है। अमेरिका ने हथियारों पर ट्रिलियनों डॉलर खर्च किए हैं और इसी वजह से वह आज संसार के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। रत्न पैसे की शक्ति का प्रतीक है। इस कहावत में कुछ सच्चाई है। स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। दर्पण आत्मज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। जापानी किंवदंती के अनुसार आत्मज्ञान को इन तीनों शक्तियों से सर्वाधिक मूल्यवान माना जाता है। गरीब और मध्य वर्गीय लोग अक्सर पैसे की शक्ति को खुद पर हावी होने देते हैं। वे सुबह उठकर कड़ी मेहनत वाली नौकरी करने चले जाते हैं और खुद से यह नहीं पूछते हैं कि क्या ऐसा करने में समझदारी है। हर सुबह नौकरी करने जाकर वे दरअसल अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पैसे की पूरी समझ ना होने से बहुसंख्यक लोग पैसे की प्रबल शक्ति को यह इजाजत दे देते हैं कि वह उन्हें नियंत्रित कर ले। अगर वे दर्पण की शक्ति का इस्तेमाल करते तो वे खुद से यह सवाल पूछते, क्या इसमें समझदारी नजर आती है? अक्सर अपनी अतिरिक्त समझदारी, अपने भीतर की प्रतिभा पर भरोसा करने के बजाय ज्यादातर लोग भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। वे वही करते हैं जो बाकी सभी लोग करते हैं। सवाल पूछने के बजाय वे अनुसरण करते हैं। अक्सर वे परवाह नहीं करते हुए वही दोहराते हैं जो उन्हें बताया गया है। डाइवर्सिफाई करो, अपने धन का निवेश अलग अलग जगह करो। आपका मकान एक संपत्ति है। आपका मकान आपका सबसे बड़ा निवेश है। अधिक कर्ज लेने पर आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलती है। सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, जोखिम मत लो। कहा जाता है, हो सकता है कि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षित और अपने पेशे में सफल तो हो, लेकिन वित्तीय दृष्टि से निरक्षर हो। कहा जाता है कि श्रोता समूह के सामने बोलने का डर ज्यादातर लोगों की मौत के डर से भी ज्यादा भयावह लगता है। मनोरोग चिकित्सा कहते हैं कि लोग सार्वजनिक मंच पर बोलने से इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि उनकी बुराई होगी, लोग बाग उनकी हंसी उड़ाएंगे, वे अकेले रह जाएंगे, सबसे कट जाएंगे और बिरादरी से अलग थलग कर दिए जाएंगे। अलग होने, अकेले रह जाने का डर ज्यादातर लोगों को अपनी समस्याएं सुलझाने के नए तरीके खोजने से रोकता है। मेरे शिक्षित डैडी कहते थे कि जापानी दर्पण की शक्ति को सबसे ज्यादा मूल्यवान इसलिए मानते थे क्योंकि इसके अंदर देखने पर ही हमें सच्चाई पता चलती है। डर ही वह मुख्य कारण है जिसकी वजह से लोग कहते हैं इसे सुरक्षित तरीके से खेलो। यह हर चीज के बारे में सच है, चाहे यह खेल हो, संबंध हो, कैरियर हो या पैसे हो। इसी सामाजिक बहिष्कार के डर की वजह से लोग आम स्वीकृत मान्यताओं या लोकप्रिय प्रवृत्तियों पर सवाल नहीं करते हैं और चुपचाप उनका अनुसरण करते हैं। आपका मकान एक संपत्ति है। एकीकृत कर्ज लेकर उपभोक्ता ऋण से बाहर निकल जाओ। ज्यादा कड़ी मेहनत करो। प्रमोशन का सवाल है, किसी दिन मैं वाइस प्रेसिडेंट बन जाऊंगा। पैसे बचाओ, जब मेरी तनख्वाह बढ़ेगी तो मैं एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद लूंगा। म्यूचुअल फंड सुरक्षित है। कई आर्थिक समस्याएं इसलिए भी उत्पन्न होती हैं क्योंकि हम पड़ोसियों, आसपास के लोगों से बराबरी करना चाहते हैं। कभी कभार हम सभी को दर्पण में देखने की जरूरत होती है ताकि हम अपने डरों के बजाय अपनी आंतरिक बुद्धिमत्ता के प्रति सच्चे रहें। जब माइक और मैं 16 साल के हुए तब तक हमें स्कूल में समस्याएं आने लगी थी। हम बुरे नहीं थे, हम तो बस भीड़ से अलग होने लगे थे। हम स्कूल के बाद और वीकेंड पर माइक के डैडी के लिए काम करते थे। माइक और मैं अक्सर काम के बाद उसके डैडी के साथ एक टेबल पर घंटों बैठा करते थे जहां वे अपने बैंकर्स, वकीलों, अकाउंटेंट्स, ब्रोकर्स, निवेशकों, मैनेजर्स और कर्मचारियों के साथ मीटिंग करते थे। 20 साल पहले आज आपकी टीम में कौन है? अमीर डैडी खुद को विशेषज्ञ स्त्री पुरुषों से घेरे रखते थे, वकील, अकाउंटेंट, ब्रोकर्स और बैंकर्स और किम, तथा मैंने भी यही किया। आज परामर्शदाताओं की हमारी टीम हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? किसी उद्यमी की टीम, आपकी टीम में कौन है? वे ऐसे
आदमी थे जिन्होंने 13 साल की उम्र में ही पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब वे शिक्षित लोगों को रास्ता दिखा रहे थे, निर्देश दे रहे थे, आदेश दे रहे थे और उनसे सवाल पूछ रहे थे। वे सब अमीर डैडी की एक आवाज पर दौड़े चले आते थे और उनके अप्रसन्नता व्यक्त करने पर सहम जाते थे। वे एक ऐसे आदमी थे जो कभी भीड़ के साथ नहीं चले। वे एक ऐसे आदमी थे जिन्होंने खुद के दम पर सोचा और वे इन शब्दों से चिढ़ जाते थे, हमें इसे इस तरह इसलिए करना है क्योंकि सभी लोग इसे सही तरह इसी तरह करते हैं। वे नहीं कर सकता, वे नहीं कर सकता शब्दों से भी नफरत करते थे। अगर आप उनसे कोई काम कराना चाहते थे तो बस इतना कहना ही काफी था, मुझे लगता है कि आप यह नहीं कर सकते। माइक और मैंने उनकी मीटिंग्स में बैठकर जितना कुछ सीखा उतना हमने स्कूल के सारे वर्षों में कभी नहीं सीखा, कॉलेज में भी नहीं। माइक के डैडी के पास किताबी ज्ञान नहीं था, लेकिन वे वित्तीय रूप से शिक्षित थे और इसी कारण सफल भी थे। उन्होंने हमसे बार बार कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने से ज्यादा बुद्धिमान लोगों को नौकरी पर रख लेता है। इसीलिए माइक और मुझे बुद्धिमान लोगों की बातें घंटों तक सुनने और सीखने का लाभ मिला, लेकिन इसकी वजह से माइक और मैं उस प्रचलित सामाजिक मान्यता के साथ नहीं चल पाए जो हमारे शिक्षक सिखाते थे। इसी कारण कई समस्याएं खड़ी हो गई। जब भी टीचर कहते थे अगर तुम्हें अच्छे ग्रेड नहीं मिलते हैं तो तुम बाहर की दुनिया में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकते, तो माइक और मैं बस अपनी भौहें चढ़ा लेते थे। जब हमें घिसे पिटे ढर्रे का अनुसरण करने और नियमों का अक्षरशः पालन करने को कहा जाता था तो हम देख सकते थे कि स्कूल किस तरह रचनात्मक को हतोत्साहित करता है। हम अमीर डैडी की इस बात का मतलब समझने लगे थे कि स्कूल इस तरह बनाए गए हैं ताकि अच्छे मालिक नहीं अच्छे कर्मचारी तैयार हो सके। कभी कभार माइक या मैं टीचर से पूछते थे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी असली जिंदगी में क्या उपयोगिता है, या हमें धन और इसकी कार्यशैली के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। बाद वाले सवाल का हमें प्राय यह जवाब मिलता था कि पैसे महत्वपूर्ण नहीं है और अगर हम अच्छी तरह पढ़ाई करेंगे तो पैसा अपने आप मिलने लगेगा। पैसे की शक्ति के बारे में हम जितना ज्यादा जानते जाते थे हम अपने शिक्षकों और सहपाठियों से उतने ही दूर होते जाते थे। मेरे उच्च शिक्षित डैडी ने कभी मेरे ग्रेड्स पर नाराजगी व्यक्त नहीं की, लेकिन हमारे बीच पैसों के बारे में वाद विवाद होने लगे। जब मैं 16 साल का हुआ तब तक शायद मेरी वित्तीय बुनियाद मेरे मम्मी डैडी से कहीं बेहतर हो गई थी। मैं वही खाते बना सकता था और टैक्स अकाउंटेंट्स, कंपनी के वकीलों, बैंकर्स, रियल एस्टेट ब्रोकर्स, निवेशकों आदि की बातें सुनता था। इसके विपरीत मेरे डैडी दूसरे शिक्षकों से बातें करते थे। एक दिन मेरे डैडी ने मुझे बताया कि हमारा मकान उनकी सबसे बड़ी संपत्ति था। इस बात से एक अप्रिय बहस छिड़ गई जब मैंने उन्हें दिखाया कि मेरे हिसाब से मकान अच्छा निवेश क्यों नहीं था। ऊपर दिया रेखा चित्र अपने अपने मकान के बारे में मेरे अमीर डैडी और गरीब डैडी के बीच की अलग अलग अनुभूतियों को दर्शाता है। एक डैडी सोचते थे कि उनका मकान संपत्ति है, जबकि दूसरे डैडी सोचते थे कि यह दायित्व है। मुझे याद है कि मैंने नीचे दिया रेखा चित्र बनाकर अपने डैडी को कैश फ्लो की दिशा दिखाने की कोशिश की थी। मैंने उन्हें यह भी बताया था कि मकान मालिक बनने के साथ ही मकान से जुड़े दीगर खर्च भी बढ़ जाते हैं। ज्यादा बड़े मकान का अर्थ था ज्यादा बड़े खर्च और इसका मतलब यह था कैश फ्लो व्यय वाले कॉलम से होकर बाहर चला जाता है। तो आपको मैं यहाँ पे एक चीज दिखा देती हूँ कि बैलेंस शीट क्या है। मतलब अमीर डैडी की क्या थी, संपत्तियां, और दायित्व क्या होता है, मकान। तो बैलेंस शीट गरीब डैडी का, संपत्तियां क्या थी, मकान, और मतलब कि दायित्व जो होता है वो मकान था और इनकी संपत्तियां मकान थी। तो अब आप इसके बारे में जो मैंने पढ़ा उसे इससे रिलेट कर सकते हैं। आपको बैलेंस शीट दिखाने का मतलब है कि जब उस चीज को आप सुनेंगे तो समझ पाएंगे। इनकम स्टेटमेंट, आय और व्यय, बैलेंस शीट आप यहां से देख सकते हैं। इसके आगे मैं पढ़ने जा रही हूं। आज भी लोग मेरे इस कथन को चुनौती देते हैं कि मकान संपत्ति नहीं है। मैं जानता हूं कि खुद का मकान कई लोगों का सपना होता है और उनका सबसे बड़ा निवेश भी, और अपने मकान का मालिक बनना कुछ नहीं से बेहतर है। मैं तो बस इस लोकप्रिय मान्यता को देखने का एक वैकल्पिक तरीका सुझाना चाहता हूं। अगर मेरी पत्नी और मैं एक ज्यादा शानदार मकान खरीदते हैं तो हम जानते हैं कि यह संपत्ति नहीं होगा, यह एक दायित्व होगा, क्योंकि यह हमारी जेब से पैसे निकालेगा।
तो यहाँ वह तर्क है जो मैं देता हूँ। वास्तव में मुझे उम्मीद नहीं है कि ज्यादातर लोग इससे सहमत होंगे, क्योंकि आपका मकान एक भावनात्मक चीज है और जब पैसे की बात आती है तो ज्यादा भावनाएं रहने पर वित्तीय बुद्धि प्राय कम हो जाती है। मैं अपने खुद के तजुर्बे से जानता हूं कि पैसा हर निर्णय को भावनात्मक बना देता है। जब मकानों की बात आती है तो अधिकतर लोग उस मकान का कर्ज उतारने के लिए मेहनत करने में अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं, जिससे वे कभी पूरे मालिक नहीं होते। दूसरे शब्दों में ज्यादातर लोग हर कुछ सालों में एक नया मकान खरीद लेते हैं और हर बार पुराने कर्ज को चुकाने के लिए 30 साल का नया कर्ज लेते हैं। हालांकि मार्गेज के ब्याज पर लोगों का टैक्स में छूट मिलती है, लेकिन वे अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बारे में डॉलरों का उपयोग करते हैं। मार्गेज का भुगतान करने के बाद भी जब मेरे सास ससुर के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स बढ़कर $1000 प्रति माह हो गया तो उन्हें सदमा लगा। यह तब की बात थी जब वे रिटायर हो चुके थे, इसीलिए इस वृद्धि से उनका रिटायरमेंट बजट गड़बड़ा गया और उन्हें मजबूरन मकान बदलना पड़ा। मकानों की कीमत हमेशा नहीं बढ़ती। मेरे कुछ मित्र हैं जिन पर मकान के लिए $10 लाख का कर्ज है, जो आज इससे कम में बिकेगा। सबसे बड़े नुकसान है चुके हुए मौके। अगर आपका सारा पैसा आपके मकान में फंसा हुआ है तो आप ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका पैसा संपत्ति वाले कॉलम में बढ़ने के बजाय व्यय वाले कॉलम से बाहर निकलता रहता है। आम मध्यवर्गीय कैश फ्लो पैटर्न। अगर कोई युवा पति पत्नी अपनी संपत्ति वाले कॉलम में जल्दी ही ज्यादा पैसा डाल दें तो उनके बाद के वर्ष आसानी से गुजरेंगे। उनकी संपत्तियां बढ़ जाएगी और आमदनी बढ़ाने में मदद करेंगी। इससे संपत्तियां खर्चों के भुगतान में मदद देने के लिए उपलब्ध रहेंगी। संक्षेप में, निवेश पोर्टफोलियो शुरू करने के बजाय एक बहुत महंगे मकान का मालिक बनने का निर्णय किसी व्यक्ति पर नीचे दिए गए कम से कम 3 तरीकों से असर पड़ता है। समय की क्षति, जिस दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ सकता था। अतिरिक्त पूंजी की क्षति, जिसका दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि मकान खरीदने के बाद आपको उससे सीधे जुड़े बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। शिक्षा की क्षति, अक्सर लोग अपने मकान बचत और रिटायरमेंट योजनाओं को ही अपने संपत्तियों वाले कॉलम में रखते हैं। क्योंकि उनके पास निवेश करने के लिए पैसा नहीं होता, इसलिए वे निवेश करते ही नहीं है। इस वजह से उन्हें निवेश का अनुभव कभी नहीं मिल पाता। अधिकतर लोग कभी वह नहीं बन पाते जिसे निवेश जगत प्रबुद्ध निवेशक कहता है, और सबसे अच्छे निवेश आमतौर पर पहले प्रबुद्ध निवेशकों को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें सुरक्षात्मक खेल खेलने वाले लोगों को बेचते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मकान ना खरीदे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि आपको संपत्ति और दायित्व का फर्क समझ लेना चाहिए। जब मेरे मन में ज्यादा बड़े मकान की इच्छा होती है तो मैं पहले संपत्तियां खरीदता हूँ, ताकि वे उस मकान के भुगतान के लिए कैश फ्लो उत्पन्न कर दें। मेरे शिक्षित डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे आदमी का सबसे अच्छा उदाहरण है। उनके खर्च उनकी आमदनी के बराबर थे, जिस वजह से उनके पास इतनी बचत नहीं रहती थी कि वे संपत्तियों में उसका निवेश करें। इससे फलस्वरूप उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े रहते थे। नीचे बाईं तरफ जो रेखा चित्र दिया गया है वह मेरे गरीब डैडी का इनकम स्टेटमेंट है। यह रेखा चित्र 1000 शब्दों के बराबर है। यह दर्शाता है कि उनकी आय और व्यय समान है, जबकि उनके दायित्व उनकी संपत्तियों से ज्यादा बड़े हैं। दाई और दिया मेरे अमीर डैडी का व्यक्तिगत फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस जीवन के परिणाम दर्शाता है जो निवेश करने और दायित्व को न्यूनतम करने के प्रति समर्पित था। तो इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ। गरीब डैडी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आय व्यय संपत्तियां दायित्व, मतलब आय और व्यय बराबर था। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि आय और व्यय मतलब कि संपत्तियां और दायित्व, आय उनकी ज्यादा थी, व्यय कम था, संपत्तियां ज्यादा थी, दायित्व कम था, जिसकी वजह से उनके पैसे बचते थे। लेकिन इधर आप देखेंगे कि आय जितनी थी उतना ही व्यय था, संपत्तियां कम थी और दायित्व ज्यादा था। दायित्व वो होता है जिसपे पैसे खर्च होते हैं, जो आपके पैसे से आपके जेब से पैसे निकलवाता है, और संपत्तियां वो होती है जो आपके जेब में पैसा डालती हैं। तो ये चीजें मैं आगे पढ़ चुकी हूँ, आप उसे फिर से देख सकते हैं जिन्हें अगर नहीं समझ में आ रहा है। इसके आगे मैं पढ़ने जा रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ और दिखा देती हूँ। अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं?
अमीर डैडी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समीक्षा से पता चलता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर क्यों बनते हैं। संपत्ति वाला कॉलम खर्च से ज्यादा आमदनी उत्पन्न करता है, जिसका बचा हिस्सा संपत्ति वाले कॉलम में दोबारा निवेश कर दिया जाता है। संपत्ति वाला कॉलम बढ़ता रहता है और इससे होने वाली आमदनी भी बढ़ती रहती है। परिणाम यह होता है कि अमीर लोग ज्यादा अमीर बन जाते हैं। इनकम स्टेटमेंट, आय ज्यादा और व्यय कम। बैलेंस शीट, संपत्तियां ज्यादा होती है और दायित्व कम होते हैं। मध्य वर्ग क्यों संघर्ष करता रहता है? मध्य वर्ग हमेशा पैसे की तंगी से जूझता रहता है। उनकी मूल आय वेतन से होती है और जब उनका वेतन बढ़ता है तो टैक्स भी बढ़ जाते हैं। उनके खर्च भी वेतन बढ़ने के अनुपात में बढ़ जाते हैं, इसीलिए इसे चूहा दौड़ कहा जाता है। ये आमदनी उत्पन्न करने वाली संपत्तियों में निवेश करने के बजाय अपने मकान को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति मानते हैं। इनका इनकम स्टेटमेंट, आय इनकी और व्यय दोनों चीजें बराबर होती है। बैलेंस शीट, संपत्तियां बिल्कुल नहीं होती और दायित्व बढ़ जाता है। इसका मतलब कि मतलब जो आय आती है वही उनका खर्चा हो जाता है, पैसे एक भी नहीं बचते, तो उससे वो संपत्तियां बना नहीं सकते। और दायित्व मतलब वो मकान जो किस्त में लेते हैं उसका हमेशा खर्चे करते रहते हैं, तो उनके पास कभी भी पैसे बचते नहीं है। इसके आगे मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे, कर्ज से लदे वर्तमान समाज की बुनियाद में दो चीजें हैं। पहली, अपने मकान के निवेश मानने की आदत, और दूसरी यह दर्शन की तनख्वाह बढ़ने का मतलब है। यह है कि आप एक ज्यादा बड़ा मकान खरीद सकते हैं या ज्यादा खर्च कर सकते हैं। बढ़े हुए खर्च की वजह से लोग ज्यादा कर्ज और ज्यादा वित्तीय अनिश्चितता में डूब जाते हैं। हालांकि हो सकता है कि वे अपनी नौकरियों से तरक्की कर रहे हों और उन्हें वेतन वृद्धि नियमित रूप से मिलती जा रही हो। यह बहुत जोखिम भरी जीवन शैली है और इसका मूल कारण वित्तीय शिक्षा का अभाव है। हाल में नौकरियों को भारी कटौती से साबित हो चुका है कि मध्य वर्ग आर्थिक दृष्टि से कितने असुरक्षित हाल में है। कंपनियां पारंपरिक पेंशन योजनाओं की जगह पर 401 के योजनाएं ला रही हैं। सामाजिक सुरक्षा स्पष्ट रूप से खतरे में है और रिटायरमेंट के स्रोत के रूप में उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मध्य वर्ग के लिए दहशत भरा माहौल बन चुका है। आज म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय है क्योंकि उन्हें सुरक्षित माना जाता है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले लोग टैक्स चुकाने और मॉर्गेज भरने, अपने बच्चों की कॉलेज की शिक्षा के लिए बचत करने और क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए मेहनत करने में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं। उनके पास निवेश के अध्ययन का समय नहीं रहता, इसलिए वे किसी म्यूचुअल फंड मैनेजर की विशेषज्ञता पर भरोसा करते हैं। इसके साथ ही चूंकि म्यूचुअल फंड में कई अलग अलग प्रकार के निवेश शामिल होते हैं, इसीलिए वे महसूस करते हैं कि उनका पैसा ज्यादा सुरक्षित है। क्योंकि यह डाइवर्सिफाइड है, यह शिक्षित मध्यवर्ग म्यूचुअल फंड ब्रोकर्स और वित्तीय नियोजकों द्वारा फैलाई गई मान्यता है। यकीन करता है खेल को सुरक्षित तरीके से खेलो, जोखिम में बचो। असली विडंबना यह है कि शुरुआती वित्तीय शिक्षा की कमी से ही वह जोखिम उत्पन्न होता है जिसका सामना औसत मध्यवर्गीय लोग करते हैं। वे खेल को सुरक्षित ढंग से इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सर्वश्रेष्ठ रूप से तंग होती है। उनकी बैलेंस शीट दरअसल सुरक्षित नहीं होती, इसकी बजाय वे दायित्वों से भरी होती है और उनमें आमदनी देने वाली असली संपत्तियां नहीं होती। आमतौर पर उनकी आमदनी का इकलौता स्रोत उनकी तनख्वाह होता है। उनकी जीविका पूरी तरह से उनकी नियोक्ता पर निर्भर करती है। इसीलिए जब जीवन में एक बार आने वाले सच्चे मौके सामने आते हैं तो ये लोग उनकी लाभ नहीं ले पाते क्योंकि वे बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सबसे ज्यादा टैक्स चुका रहे हैं और कर्ज में गले तक डूबे हैं। जैसा कि मैंने इस खंड की शुरुआत में कहा था, सबसे महत्वपूर्ण नियम वह है कि किसी संपत्ति और दायित्व के फर्क को पहचाना जाए। एक बार जब आप फर्क समझ लेते हैं तो इसके बाद आमदनी देने वाली संपत्तियां खरीदने पर अपना ध्यान केंद्रित करें। यह अमीर बनने के मार्ग पर शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऐसा करते रहेंगे तो आपकी संपत्तियों वाला कॉलम बढ़ता रहेगा। दायित्व और खर्चों का कम रखें ताकि संपत्ति वाले कॉलम में डालते रहने के लिए अधिक पैसा रहे। जल्दी आपकी संपत्ति के बुनियाद इतनी गहरी बन जाएगी कि आप ज्यादा जोखिम भरे निवेशों को और देखने में समर्थ हो सकते हैं। ऐसे निवेश जिन पर 100% से लेकर असीम लाभ तक हो सकता है, यानी $5000 के निवेश जो जल्दी $10 लाख या अधिक के हो जाते हैं। वे निवेश जिन्हें मध्य वर्ग बहुत जोखिम भरा कहता है, वित्तीय दृष्टि से साक्षर व्यक्ति के लिए वह निवेश खतरनाक नहीं होता। अगर आप वही करते जो ज्यादातर लोग करते हैं तो आपको नीचे दिया गया रेखाचित्र मिलेगा। एक कर्मचारी के रूप में जो एक मकान का मालिक भी है,
आपके कामकाजी प्रयास आमतौर पर इस तरह होते हैं। नंबर 1, आप कंपनी के लिए काम करते हैं। कर्मचारी खुद को नहीं, अपनी कंपनी के मालिक या शेयर होल्डरों को अमीर बनाते हैं। आपकी मेहनत और सफलता से मालिक को सफलता तथा रिटायरमेंट लाभ मिलते हैं। नंबर 2, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप पूरा वेतन देख पाए इससे पहले ही सरकार आपके वेतन में से अपना हिस्सा ले लेती है। ज्यादा कड़ी मेहनत करके आप बस सरकार को देने वाला टैक्स बढ़ा देते हैं। ज्यादातर लोग जनवरी से मई तक सिर्फ सरकार के लिए काम करते हैं। नंबर 3, आप बैंक के लिए काम करते हैं। टैक्स के बाद आपका अगला सबसे बड़ा खर्च आमतौर पर आपका मार्गेज और क्रेडिट कार्ड ऋण होता है। सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत करने के साथ समस्या यह है कि इन तीनों कंपनी, सरकार और बैंक में से प्रत्येक आपकी ज्यादा मेहनत का ज्यादा बड़ा हिस्सा लेता है। आपको यह सीखने की जरूरत है कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को सीधा फायदा मिल सकता है। एक बार जब आप अपने खुद के काम पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय ले लेते हैं, यानी ज्यादा बड़ी तनख्वाह के बजाय संपत्ति इकट्ठी करने पर अपने प्रयास केंद्रित कर लेते हैं, तो फिर अपने लक्ष्य कैसे तय करें। अधिकतर लोगों को अपनी नौकरी करनी होगी और संपत्ति इकट्ठी करने के लिए अपने वेतन पर भरोसा करना होगा। जब उनकी संपत्तियां बढ़ती है तो वे अपनी सफलता का आकलन कैसे करें। किसी को यह कैसे पता चले कि अब वे अमीर है या अब उनके पास दौलत है। संपत्ति और दायित्व की परिभाषाओं के साथ साथ दौलत की भी मेरी अपनी परिभाषा है। दरअसल मैंने इसे आर बकमिंस्टर फुलर से उधार लिया है। कुछ लोग उन्हें नीम हकीम कहते हैं और बाकी उन्हें प्रतिभाशाली कहते हैं। वर्षों पहले उन्होंने जियोडेसिक डोम के पेटेंट के लिए आवेदन देकर आर्किटेक्ट को हैरान कर दिया। उस आवेदन में फुलर ने दौलत के बारे में भी कुछ कहा था। पहली बार पढ़ने पर मुझे इसका मतलब समझ नहीं आया, लेकिन कई बार पढ़ने के बाद मतलब समझ में आने लगा। दौलत इंसान की आगे कितने दिनों तक जिंदा बचे रहने की योग्यता है, यानी अगर मैं आज काम करना छोड़ दूं तो मैं कितने लंबे समय तक जिंदा रह सकता हूं। यह नेटवर्थ से भिन्न है, जो आपकी संपत्ति और दायित्व के बीच का अंतर है। नेटवर्थ में अक्सर किसी व्यक्ति के महंगे बेकार सामान भरे होते हैं और उन सभी का परिकल्पित मूल्य जोड़ दिया जाता है। फुलर की परिभाषा से आपको आकलन का सचमुच ठीक पैमाना मिल जाता है। अब मैं हिसाब लगा सकता था और जान सकता था कि आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने लक्ष्य में संदर्भ में मेरी स्थिति क्या थी। नेटवर्थ में अक्सर ऐसी संपत्तियां भी आ जाती हैं जिनसे आमदनी नहीं होती, जैसे वह चीज जिसे आपने खरीदा था और जो अब आपके गैरेज में खड़ी है। मगर दौलत का सीधा सा हिसाब यह है कि आपका पैसा कितने पैसे कमा रहा है, यानी आर्थिक दृष्टि से आप कितने समय तक जिंदा रह सकते हैं। दौलत व्यय वाले कॉलम और संपत्ति वाले कॉलम से प्राप्त कैश फ्लो का तुलनात्मक आकलन है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि मेरी संपत्ति वाले कॉलम से मुझे हर महीने $1000 का कैश फ्लो मिलता है और मेरा मासिक खर्च $2000 है। मेरे पास कितनी दौलत है। बकमिंस्टर फुलर की परिभाषा पर लौटते हैं। उनकी परिभाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे कितने दिनों तक जिंदा रह सकता हूँ। अगर हम एक महीने में 30 दिन मान ले तो मेरे पास आधे महीने के लिए पर्याप्त कैश फ्लो है। जब मुझे अपनी संपत्तियों से $2000 मासिक कैश फ्लो मिलने लगेगा तो मैं दौलतमंद बन जाऊंगा। हालांकि मैं अब तक अमीर नहीं बन पाया, लेकिन दौलतमंद जरूर बन गया हूँ। हर महीने मेरी संपत्तियों से मुझे इतनी आमदनी मिलती है कि मेरे महीने का खर्च आराम से चल जाता है। अगर मैं अपने खर्च बढ़ाना चाहता हूँ तो दौलत के इसी स्तर को कायम रखने के लिए पहले मुझे अपना कैश फ्लो बढ़ाना होगा। यह भी ध्यान दें कि इस बिंदु पर मैं अपने वेतन पर निर्भर नहीं हूँ। मैंने संपत्ति वाले कॉलम को बनाने पर ध्यान केंद्रित किया है और इससे सफल रहा हूँ, जिसकी बदौलत मैं आर्थिक दृष्टि से स्वतंत्र हो चुका हूँ। अगर मैं आज कुछ भी ना करूँ तब भी मेरी संपत्तियों में इतना कैश फ्लो आता रहेगा कि मेरे मासिक खर्च आसानी से चलता रहेगा। मेरा अगला लक्ष्य यह होगा कि मेरी संपत्तियों से प्राप्त कैश फ्लो का जो हिस्सा महीने के अंत में बच जाता है उसे दोबारा संपत्ति वाले कॉलम में निवेश कर दूं। मेरे संपत्ति वाले कॉलम में जितना ज्यादा पैसा जाएगा, संपत्ति वाला कॉलम उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। मेरी संपत्तियां जितनी ज्यादा बढ़ेगी उनसे मिलने वाले कैश फ्लो भी उतने ही ज्यादा बढ़ेगा। और जब तक मैं अपने खर्च को इन संपत्तियों से मिलने वाले कैश फ्लो से कम रखता हूँ तब तक मैं ज्यादा दौलतमंद बनता रहूंगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि मेरी आमदनी शारीरिक मेहनत से नहीं बल्कि दूसरे जरियों से हो रही है। जब तक पुनर्निवेश की यह प्रक्रिया जारी रहती है तब तक मैं अमीर बनने की राह पर अच्छी तरह चल रहा हूँ। बस इसी सरल सबक को याद रखें। तो मैं अपने खुद के बिजनेस पर ध्यान केंद्रित करना कैसे शुरू करूं? जवाब क्या है? अगले अध्याय में मैकडॉनल्ड्स के संस्थापक की बात सुने। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं, गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं। मध्यवर्गीय लोग दायित्व खरीदते हैं लेकिन सोचते हैं कि वे संपत्तियां खरीद रहे हैं। तो आज का लेसन यहीं तक।
अध्ययन सत्र अध्याय 2 सबक 2 आर्थिक साक्षरता क्यों सिखाएं। तो ये है, मैं कल से लेसन शुरू करूंगी। लेकिन आज जो ये मैंने पढ़ा, देखिए यहाँ पे मैं पूरी किताब क्यों पढ़ती हूँ, मैं इसका पूरा सार में भी आपको बता सकती हूँ पढ़ के। लेकिन पूरी किताब पढ़ने से ये होता है कि जिस तरह मैं इसे समझ पा रही हूँ, उस तरह जब आप इस किताब को पूरी तरह से सुनेंगे तो आप इससे सार खुद निकाल पाएंगे कि आपकी लाइफ में क्या मतलब क्या परेशानी चल रही है और आपको उसका हल कैसे मिलना है। मतलब आप इस किताब को समझ सकते हैं। ये किताब आर्थिक रूप से मतलब कि आपको पैसे से आजादी दिलाती है। अगर आप इसे समझ लेते हैं कि पैसे का हमें कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी लाइफ में खुशियां कैसे आएंगी, आपके घर में पैसे कैसे आएंगे, कैसे आप अगर काम नहीं भी करें तो भी आपके घर पैसे आना बंद ना हो। ये सारी चीजें समझने के लिए रिच डैड और पुअर डैड, ये पूरी किताब बहुत ही जबरदस्त है। यही एक किताब ऐसी है जिसे आप समझ के अपने जीवन में पैसों के लिए इतना ज्यादा काम नहीं करेंगे जितना कि अभी कर रहे होंगे। पैसे के लिए आप नहीं काम करेंगे बल्कि पैसा आपके लिए काम करेगा। और अगर आप इस किताब के अलावा अगर आप मुझसे जानना चाहें, क्योंकि मैं अभी पैसे के लिए काम नहीं कर रही हूँ, पैसा मेरे लिए काम करे उसके लिए मैं काम कर रही हूँ, तो मतलब काफी हद तक मुझे उसमें रिजल्ट बहुत ही अच्छा आ रहा है। और एक दिन ऐसा आएगा जबकि मैं अगर काम नहीं भी कर रही हूं तो भी मेरे घर पैसे आने बंद नहीं होंगे, क्योंकि मैं वो पाइपलाइन बनाने में निकल चुकी हूँ। तो ठीक है, आप सब लोग अगर जानना चाहते हैं कि वो क्या है और कैसे ऐसे हो सकता है कि पैसा आपके लिए काम करे, आपको पैसों के लिए काम ना करना पड़े, तो अगर इसकी पूरी जानकारी डिटेल में लेना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8305746943। ओके, थैंक यू।